नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारे साथ स्टूडियोज में आज जुड़े हैं सोपा के मिस्टर DN पाठक। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया मुंबई में हमारे स्टूडियोज में CNBC आवाज़ के यहाँ पर आने के लिए। खाने के तेलों में काफ़ी उठापटक यहाँ पर है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर भावों में गिरावट ही देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर देखें तो सोयाबीन के भाव 3 साल के लोज के आसपास हैं, और शायद ये इस साल में पहली बार है जब सोया और सनफ्लावर ऑयल दोनों ही यहाँ पर डिस्काउंट में चलते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप पूरा ओवरऑल सिनेरियो? मुझे लगता है कि जो दुनिया की सोयाबीन ऑयल और ऑयल सीड की प्रोडक्शन है वो अभी काफ़ी बढ़ी हुई है। सप्लाई डिमांड को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि सप्लाई साइड बहुत रोबस्ट है और डिमांड उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। सोयाबीन में पार्टिकुलरली पिछले 2-3 साल में करीब 40 मिलियन टन सोयाबीन की प्रोडक्शन बढ़ गई है, जबकि डिमांड उतनी बड़ी नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बहुत लो हैं। अब जब यूक्रेन का वार हुआ था तो प्राइसेस एकदम बहुत बढ़ गई थी, जो कि अब नॉर्मल था। अब वो प्राइस दोबारा काफ़ी कम हो गई हैं, और अभी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी कोई फैक्टर दिखते नहीं हैं जिससे कीमतें और बढ़ सकें, आइदर इन सोयाबीन ऑयल या फिर पाम में या फिर सनफ्लावर में। तो अभी तो सबड्यूड लगता है मुझे सब कुछ। हाँ, जैसे आपने कहा कि यूक्रेन का जब यहाँ पर काम हुआ उसके बाद हमने सरकारों को रिएक्ट करते हुए देखा, जैसे कि भारतीय सरकार ने भी रिएक्ट किया टू एंश्योर कि किसानों को तो ठीक है MSP मिलती रहे, लेकिन कंज्यूमर्स को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दाम ना देने पड़े। इलेक्शन का भी साल है, लेकिन उन नीतियों में हमने एक्सटेंशन भी देखा। इवन एज इंडिया ओवर स्टॉक्ड है, उसके बावजूद भी नीतियों में बदलाव नहीं है। थोड़ा कुछ लगता है सरकार में थोड़ा फियर फैक्टर है या फिर प्योर पॉलिटिक्स है, जो कि ओवरऑल सिनेरियो के ठीक नहीं है। अब पॉलिटिक्स भी होनी चाहिए, सरकार को इलेक्शन जीतना है, लेकिन किसान भी तो कंज्यूमर है। तो अगर किसान को भाव जैसे MSP से कम मिल रहा है अभी सोयाबीन में, तो ये भी तो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि सामंजस्य होना चाहिए कि कीमत कितनी कम गिरे उसको देखना चाहिए। अभी सोयाबीन का तेल अगर रिटेल में कंज्यूमर को 100 रुपये मिल रहा है 110 रुपये में, तो ये इससे काम नहीं चल पाएगा। और अभी आगे भी मुझे दिखता है कि कोई ऐसी उठाव दिखता नहीं है सोयाबीन की कीमतों में, या फिर मस्टर्ड ऑयल अभी आ रहा है, बड़ी क्रॉप आने वाली है, तो उसका एक और इफेक्ट आएगा। एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। इतनी कीमतें गिरने के बावजूद सीबॉट की प्राइस जो है वो हमसे अभी भी लोअर है। हम मील एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। ईरान एक बड़ा फैक्टर है, थोड़ी हेल्प कर रहा है, अदरवाइज तो प्राइसेस और भी ज़्यादा नीचे चली जाती। तो इस सब को देखते हुए ज़रूरत इस बात की थी कि सरकार ड्यूटी में कुछ टिंकर करती, जो करना चाहिए था। 5-10 रुपए और कीमत बढ़ने से कोई आफत नहीं आ जाती। पर अभी सरकार की अपनी परेशानियां हैं, अपनी मजबूरियां हैं कि वो इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं उम्मीद तो रख ही सकता हूं कि शायद इलेक्शन के बाद कुछ हो। वो एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल था, क्योंकि गेहूं और चावल पे तो हमने देखा है जो इस वक्त यहाँ पर चंडीगढ़ और पंजाब में होता हुआ नजर आया है। दालों पर सरकार का लगातार यहाँ पर नियंत्रण रहता है, कुछ ना कुछ हम बातचीत वहाँ पर भी आता हुआ देखते हैं। जहाँ तक खाने के तेल हैं, जिस तरह की भावों में गिरावट देखने को मिली और वहीं स्थिर रही, और जैसा आपको भी लगता है कि बहुत तेजी अब यहाँ से देखने को नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री कैसे अप्रोच कर रही है इस सेक्टर को? देखिए, इंडस्ट्री के पास अप्रोच कर, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो अभी फिलहाल एकदम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे तेल की ड्यूटी हम बात कर रहे थे, अगर तेल पे थोड़ी ड्यूटी बढ़ा देते 15%, 20%, मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा था अभी एक CACP की मीटिंग में। सिर्फ सोयाबीन का तेल अगर 40 लाख टन आता है, उस पर अगर 20% ड्यूटी लगा दी जाए तो 7,000 करोड़ रुपए सरकार को ड्यूटी से मिलेगा एक्स्ट्रा। और सोयाबीन कीमतें क्यों गिर गई हैं बहुत ज़्यादा, उस पर प्राइस डिफरेंस पेमेंट सिस्टम PDPS और भावांतर इसको बोलते हैं, वो 5,000 रुपये टन अगर दिया जाता तो सरकार का आउटफ्लो होता 2,500 करोड़। तो फिर भी नेट फायदा होता, कंज्यूमर को तेल सही दाम पे मिलता, किसान को कम से कम MSP मिल जाती, और अगर भावांतर मिलता तो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करने काबिल भी होती। तो ये सब अगर हो जाए तो अच्छा रहे। और अभी भी शायद मैं ये कह सकता हूँ कि उम्मीद रख सकते हैं कुछ ऐसा होगा। अभी जिस तरह के भाव गिरे हैं पिछले साल, हमने कई महीनों में रिकॉर्ड इंपोर्ट्स आते हुए देखे। किस तरह की स्थिति आप देखते हैं भारतीय बाजारों में इन्वेंट्रीज को लेकर, और आगे भी आपको लगता है कि जिस तरह की हमारी निर्भरता है इंपोर्ट्स पे वो आगे जारी रहेगी? एक और चीज जो काफी सारे लोग बोलते हैं कि जितने भाव गिरे हैं, लोगों ने खाने का तेल ज्यादा ही कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, तो कंजम्पशन को लेकर भी अब क्या नंबर्स हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस इलास्टिक है। दो सेगमेंट है। एक तो बड़ा स्क्यूड है डिमांड, जो गरीब आदमी है उसको पूरा जितना खाना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, और जो मेरे आप जैसे लोग हैं वो ढेर सारा खाते हैं तो अपना सेहत भी खराब करते हैं। बड़ी डिमांड स्क्यूड है। तो जब तेल की कीमतें कम होती हैं तो जो बड़ा तबका है जो तेल अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ले लेता है, तो उससे ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती है। मेरी आपकी डिमांड तो बढ़ने घटने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर तेल की कीमतें ऐसी गिरती रहेगी तो डिमांड बढ़ने के बिल्कुल चांसेस हैं। थोड़ी बढ़ेगी तो डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। थोड़ी अवेयरनेस भी लानी चाहिए, जो कि आ रही है, कि थोड़ा तेल कम खाएं। हमारे इंडस्ट्री के दोस्त और कुछ इंपोर्ट इंटेंसिटी वाले ये कहते हैं कि नहीं, तेल ज़्यादा खाएंगे तो हमारी
इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर मुझे 2 रोटी दिन में खानी है तो 4 रोटी खाने से मैं कोई ज़्यादा अमीर नहीं हो जाऊंगा, मुझे 2 ही खानी है। तेल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 35 ग्राम पर पर्सन पर डे। ये NIN, WHO, FDA, EFSA सारी दुनिया के लोग कहते हैं, सब गलत नहीं हो सकते, लेकिन हम अभी खा रहे हैं 50 ग्राम, तो ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा खा रहे हैं। अगर ये थोड़ा हो जाए तो इससे 2-4 मिलियन टन तो ऐसे ही कम हो जाएगा तेल का इम्पोर्ट। एज सोपा हेड अब आपको क्या लगता है क्या नीतियां रहनी चाहिए? ऑफ कोर्स इलेक्शन ईयर है, माना जा रहा है कि इलेक्शन के बाद सरकार की यहाँ पर हम चेंजेस भी आता हुआ देखेंगे। कैसा देखेंगे आप नीतियां अगर हम सोया सेक्टर को लेकर चलें फिलहाल? देखिए, सोया सेक्टर की परेशानियां क्या है? सबसे बड़ी परेशानी जिसकी बाकी सारी परेशानी उसी की वजह है, वो है लो प्रोडक्टिविटी। अभी भी हमारी एवरेज 1100 किलो है और पिछले 30 साल से ये एवरेज है। मैं 80s की प्रोडक्शन देख रहा था, 1024 किलो थी 87 में, और आज भी 1024 किलो है। तो कहीं कुछ ऐसा मिसिंग है, बुरी तरह से मिसिंग है, जो कि नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला काम है उसको करना। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल is in the making for last 5 years. I attended the first meeting in June 2019. अभी अगर हम एक डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते 5 साल में, तो फिर अगर नीति बना ही नहीं सकते तो उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे? ये कई बड़ी खामी है सिस्टम में, जिसको दूर करने की जरूरत है। अभी भी अगर वो मिशन आ जाए, एक बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम बने, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत जरूरत है। सब काम सरकार कर लेगी ऐसा संभव नहीं है। और मुझे लगता है इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा इतना ज़्यादा शोर मचाने के अलावा कुछ काम भी करना चाहिए। अपने अपने एरिया में जितने प्लांट हैं, सोया प्लांट्स हैं, मैं सोया की बात करूँगा तो वो एक अगर 2-4 गांव अगर अडॉप्ट कर लें, हज़ारों करोड़ का धंधा करते हैं, अगर 50 लाख रुपए उस काम में लगा दिया जाए कि हम सोयाबीन का डेवलपमेंट करेंगे, तो शायद किसान थोड़ा और जागृत होगा, सोयाबीन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सबसे बड़ा इशू वही है। उसके लिए ऑब्वियसली अच्छी कीमतें चाहिए, तो सरकार को ड्यूटी डेफिनेटली वहाँ पर लानी चाहिए। एक लिंक ड्यूटी, प्राइस से लिंक होनी चाहिए ड्यूटी, कि अगर प्राइस बहुत गिरती है तो ड्यूटी बढ़नी चाहिए, प्राइस बढ़ती है तो ड्यूटी गिरा देनी चाहिए। ये आसान काम है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एक ही होना चाहिए। दूसरा, सोयाबीन का यूज बढ़ाने की बात करनी चाहिए। वैल्यू एडिशन सोयाबीन बहुत कम है, सिर्फ 10% सोयाबीन इस्तेमाल होता है वैल्यू एडिशन में। अगर इसको हम 20%, 25% तक ले जाएं तो सोयाबीन किसानों को बहुत अच्छा दाम मिल सकता है, क्योंकि वैल्यू एडिशन में अच्छा दाम मिलता है। बहुत अच्छे एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पोर्ट से लेके और प्लांट तक जो भाड़ा लगता है, उतने में तो यहाँ से वेसल पहुँच जाता है जापान। ऑल राइट, तो एक लंबी लिस्ट है वहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए, फिर चाहे वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर है, लॉजिस्टिक्स पर एक नज़र हो। और एक बहुत अहम पॉइंट यहाँ पर मिस्टर पाठक ने बताया कि जो वैल्यू एडिशन है जिसके ऊपर सरकार की लगातार नज़र रहती है, वो सोयाबीन के मामले में सिर्फ 10% ही है। और दूसरी बात ऑफकोर्स यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की है, जो एज ऑफ नाउ काफ़ी कमज़ोर है। और दूसरा जो ड्यूटी डिफरेंस है, वो ऑफकोर्स पूरी ही इंडस्ट्री लगातार हमें बताती भी रही है कि वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो सरकार को एज ऑफ नाउ शायद यहाँ पर देखना चाहिए। तो ये तो ही खाने के तेलों की बात, जहाँ पर सोयाबीन के भाव MSP के नीचे कारोबार कर रहे हैं और भावों में अच्छी खासी गिरावट पिछले साल के कंपैरिजन में भी है। तो एक फाइन बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत वहां पर। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर प्याज की करते हैं। और यहाँ लगातार हेडलाइंस हमने बनते हुए देखी हैं। सरकार के 3 लाख टन प्याज के एक्सपोर्ट की मंजूरी से कीमतों में यहाँ पर बढ़त बनते हुए नजर आई है। देश में प्याज की सबसे बड़ी मंडी महाराष्ट्र में लसलगांव में कीमतें 2 दिन में 40% तक चढ़ गई हैं। क्या है पूरी खबर, अब यहाँ से किस तरह की स्टेटमेंट सुनने को मिल रही हैं, ये सब जानते हैं। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हमारे साथ हैं। असीम नमस्कार। आपका प्याज पर एक अच्छा खासा ध्यान यहाँ पर रहा ही है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसका कितना इम्पैक्ट आप आता हुआ देखते हैं? मनीषा, देखिए, नवंबर में प्याज के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, लिहाजा सरकार ने 7 दिसंबर को प्याज के निर्यात के ऊपर रोक लगा दी। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में प्याज निर्यात खोलने का फैसला किया गया। जो पड़ोसी देश है उनको प्याज दिया जाएगा, लेकिन किस कीमत पर दिया जाएगा, कितनी क्वांटिटी होगी, अभी इस पर नोटिफिकेशन नहीं आया। सरकार इस हफ्ते इसको लेकर के नोटिफिकेशन लेकर के आ सकती है, लेकिन खासतौर पर कि इसका असर सीधे सीधे प्याज के ऊपर पड़ने लगा है। दाम बढ़ने ऑलरेडी शुरू हो गए। पिछले 2 दिन की बात करूं तो लासलगांव में प्याज की कीमतें करीबन 1200 रुपए प्रति क्विंटल के लगभग थी। 2 दिन के अंदर ये 40% बढ़ करके 1800 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। तो इसका असर एक प्याज की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस बार जो मानसून था वो काफी इरेटिक था। कर्नाटक और महाराष्ट्र में मानसून की बारिश में कमी देखने को मिली, तो इसका असर सीधे सीधे प्याज की फसल के ऊपर भी पड़ा। मार्च महीने में प्याज आपको रुला सकता है। मार्च में इसके दाम
बढ़ सकते हैं। अभी हमको सरकार के नोटिफिकेशन का भी इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार कितनी क्वांटिटी अलाउ करेगी और किस प्राइस पर करेगी। उसके बाद ही प्याज की कीमतों में हम थोड़ी बहुत गिरावट या बढ़ोतरी आगे देख सकते हैं। टीम ऑफ कोर्स आप दिल्ली में हैं और हमें आशा है कि आप यहाँ पर और जानकारी भी निकाल के लाएंगे, क्योंकि एक तरफ सरकार यहाँ पर बहुत ही फाइन लाइन वॉक करती हुई नजर आई है, किसानों की सुने, ट्रेडर्स की, एक्सपोर्टर्स की या फिर कंज्यूमर्स की। और जैसे आपने कहा 2 दिन में 40% का इजाफा, मार्च में भाव और चढ़ सकते हैं। तो एक आपको लगता है एक फाइन बैलेंसिंग पॉलिसी की जरूरत यहाँ पर आगे जाकर पड़ेगी? देखिए, सरकार ने ऑलरेडी पहले इस निर्यात के ऊपर रोक लगा दी थी, लेकिन शायद किसानों का प्रेशर था कि सरकार ने इसके ऊपर दोबारा से विचार करने का फैसला किया है। और अभी ये भी तय नहीं है कि कितनी क्वांटिटी को अलाउ किया जाएगा, लेकिन जो काफ़ी देश है आसपास के, जिसमें कि मलेशिया है या फिर मॉरिशस है, श्रीलंका है, भूटान है, बांग्लादेश है, इन्होंने भारत की सरकार को चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि प्याज के निर्यात को खोला जाए, खासतौर पर कि इनके वहाँ पर भी दाम बढ़ गए हैं और यहाँ से अगर सरकार खोलती है तो काफ़ी उनको भी आसानी होगी। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी डिसीजन ये लिया है कि प्याज को थोड़ा सा निर्यात किया जाएगा, लेकिन असली क्वांटिटी हमको देखनी पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी और किस प्राइस पर। तो उसके बाद ही तय हो पाएगा कि प्याज के दाम आगे बढ़ेंगे या कम रहेंगे। और दूसरी बात ये भी कि सरकार ने इस बार 5.5 लाख टन के आसपास का बफर स्टॉक भी बनाया हुआ है। सरकार उसको भी बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। और खासतौर पर कि अभी हमारी जो नई फसल है वो भी अप्रैल के अंत तक आने की शुरुआत हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये पीरियड जो है फरवरी मार्च का, यहाँ पर सरकार को थोड़ा सा यहाँ पर लगाम लगा के रखना पड़ेगा प्याज के दाम पर। ऑलराइट, तो मार्च का महीना काफी इंटरेस्टिंग रह सकता है। अप्रैल में नई फसल आएगी, वो कैसी आती है उस पर नजर है। बफर स्टॉक में से सरकार कितना ऑफलोड करती है उस पर भी नजर है। तो प्याज पर आप अपनी यहाँ पर नजर बनाए रखें। असीम, बहुत शुक्रिया। आपके पास ऑफकोर्स फिर से लौटेंगे जैसे इस हफ्ते, जैसे आपने कहा, वो नोटिफिकेशन यहाँ पर प्याज पर आ सकती हैं। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश समानी एंड chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया को अपने साथ, जानेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। नमस्कार, स्वागत है आपका। एक नज़र यहाँ पर अब सोने पे डालेंगे, जहाँ पर गेंस बरकरार बनते हुए नजर आए हैं। 1990 का लो बनाने के बाद $2000 प्रति आउंस के ऊपर के भाव यहाँ पर फिर से बने हैं। ऑफकोर्स जिस तरह की रिपोर्ट हमने यूएस फेड मीटिंग मिनट से आते हुए देखी थी वो बहुत सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये कहा गया कि एक पेशेंस बरतनी होगी रेट कट्स के लिए। दिनेश जी, कैसे देखते हैं ऑन चार्ट्स अब यहाँ पर सोना? एक नियर टर्म लो तो इसने बनाया है, लेकिन एक नियर टर्म रेंज अब क्या रहेगी? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता वहां पर इंटरेस्ट रेट में कोई ऐसी जल्दबाजी मुझे भी हाल फिलहाल नजर नहीं आती। जो मार्च की बातें की जा रही थी वो मई पे चली गई और मई वाली बातें अब जून तक चली गई है। तो ये चीजें अभी हाल फिलहाल जो गोल्ड प्राइस उसमें फैक्टर्ड इन है, मुझे लगता है 61,740 नीचे की ओर में और 62,100 ये ऊपर की ओर में, ये रेंज मुझे हाल फिलहाल गोल्ड में नजर आती। अल्लाह एंड अनटिल कोई ऐसा डिसिसिव डिसीजन इसमें आता है कि उसको एक फाइन दे, लेकिन मुझे लगता है 61,740 का गोल्ड आज भी लेने वाले को उसमें 2 पैसे निश्चित तौर से बचेंगे। विकास, आप चांदी कैसे देखते हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर वॉलेटाइल मूव्स अच्छे खासे बनते हुए नजर आए हैं इस ईयर में। अब तक चांदी इन द पॉजिटिव, लेकिन अपने हाई से काफी नीचे। विकास, आप म्यूट पर हैं। सॉरी मनीषा जी। जैसे देख रहा हूँ कि चांदी जैसे एक ट्रेडिंग का मौका दे रहा है इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को। अभी जैसे लोअर एंड पे चांदी में भी 69,100 समथिंग का लो बना था, बट वहां से इमीडिएटली बाउंस बैक देखने मिला था। तो लोअर रेंज में चांदी में 70,000 69,500 का जो जोन है वो चांदी में सपोर्ट का काम कर रहा है। ऊपर में 72,500 से 72,800 का जो जोन है ये रेजिस्टेंस का जोन है। तो ऐसा लगता है कि चांदी को लोअर एंड के पास मिले, 70,000 के करीब मिले तो 69,500 69,300 के स्टॉप लॉस पे इसको बाई करना चाहिए। एंड हायर रेंज पे 72,500 एंड 73,000 तक के टारगेट्स रखने चाहिए। तो ये ट्रेडिंग जोन का पूरा यूज करना चाहिए चांदी में। यही रेंज पे मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ दिन रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट भी है वीकली चार्ट पे, उसको वायलेट करता है बट वापस से वहां से बाइंग देखने मिल जाता है। तो लोअर लेवल पे बाई की सलाह रहेगी चांदी पे। जी मनीषा जी। विकास, साथ ही साथ अगर बेस मेटल्स को देखें तो यहाँ पर क्या राय है? क्योंकि चाइना की तरफ से हमने 5 ईयर लोन प्राइम रेट ऑफ कोर्स कटौती होते हुए देखी 25 बेसिस पॉइंट्स की। उसका एक नी जोक रिएक्शन एशियन मार्केट्स में ज़रूर देखने को मिला मेटल्स में, लेकिन बहुत लॉन्ग लिव नहीं है। फैक्ट बीइंग कि चाइना की डिमांड अभी भी स्लाइटली वीक है, और जिस तरह से रिसेशन कंसर्न्स यहाँ पर यूके और जापान की तरफ से आते हुए नजर आए हैं, उसका भी लगातार प्रेशर। हाँ जी, देखिए जैसे मनीषा जी, ये जो है अभी मेटल सेक्टर को जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को मेटल सेक्टर में जैसे लग रहा है कि कॉपर है या एल्यूमिनियम है या जिंक के, तीनों के जो चार्ट्स है
तीनों के चार्ट ही थोड़े से बियरिश मोड पे लग रहे हैं। कॉपर में जैसे दिख रहा है कि सेल ऑन राइज लग रहा है। 722 23 का जो जोन है ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो 725 26 का एक स्टॉप लॉस रह सकता है। अगर कहीं भी राइज मिलता है 721 22 के करीब पे, तो इसको सेल करना चाहिए। लोअर एंड पे 711 एंड 705 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर जिंक की भी बात करूं तो जिंक में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। तो जिंक मेरे को लगता है कि 215 216 के करीब बेचना चाहिए, 218 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नीचे 210 और 205 के लेवल्स आने वाले सेशंस में देखने मिल सकते हैं। ओके दिनेश जी, आपका कोई टॉप ट्रेड यहाँ पर मेटल्स में? क्योंकि जहां तक मेटल स्टॉक्स की बात है, काफी सारे बाय कॉल्स हमने आते हुए देखे, लेकिन अंडरलाइंग जो कमोडिटी है वहां पर अभी भी प्रेशर। कि हमने कॉपर में देखा जैसे नीचे में 700 के अंदर ही जाने के बाद दोबारा 722 723 के लेवल जिसमें फ्लैट बना, ये करेक्टिव फेज चल रहा है। जो भी 718 718 के आसपास आ रहा है, मुझे लगता है कि बाइंग का एक मौका देगा। जब तक 714 क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करता है, मुझे लगता है 726 के लेवल अपसाइड हमें निश्चित तौर से देखने मिलेगी। थोड़ा भी डिप कहीं मिलता है, 714 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और बाइंग में बरकरार रहे। ओके तो एक बाइंग कॉल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ऑफकोर्स यहाँ पर प्रेशर आज की डेट में यहाँ पर बनता हुआ दिखा है, और अगर इस साल की अब तक की बात करें तो अपने हाई से काफ़ी हद तक मेटल्स अपनी स्ट्रेंथ गंवाते हुए नजर आए हैं। एक नज़र कच्चे तेल पे अब डालेंगे, जहाँ पर हमने 83 के डॉलर्स लेवल को होल्ड करता हुआ देखा है। ऑफकोर्स एक तरफ यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस का प्रीमियम तो है ही बाजार में, लेकिन अदरवाइज जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो सजेस्ट करती हैं कि ये साल ओवर सप्लाई का रह सकता है, आगे जाके यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छी खासी है, यूएस में तो प्रोडक्शन ऑल टाइम हाइस पर भी है। विकास ऑन चार्ट अब इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह की बढ़त अब हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, 85 एक रेजिस्टेंस के तौर पर बनता हुआ नजर आया। हाँ जी मैम, जैसे M6 के चार्ट्स पे भी अगर मैं क्रूड ऑयल को देख रहा हूँ तो इसमें हायर एंड पे 6500 एंड 6580 का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ऑल्दो वीकली चार्ट्स जो है, वीकली चार्ट्स पॉजिटिव है, बट अगर डेली चार्ट्स और आवरली चार्ट्स को देखता हूँ तो थोड़ा सा लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो इनके जो लोअर सपोर्ट है वो 6280 और 6300 के करीब है। तो यहाँ पे बाई की सलाह नहीं दूंगा, यहाँ पे एक सेल की सलाह दूंगा 6500 से 6550 के बीच में। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा 6600 का। एंड लोअर एंड पे मेरे को लगता है कि क्रूड ऑयल 6300 एंड 6250 तक आ सकता है। जी मैम। साथ ही विकास, नेचुरल गैस प्राइसेस को कैसे देखेंगे आप? क्योंकि पिछले साल की भारी गिरावट के बाद इस साल की शुरुआत और अब तक के लेवल्स भी यहाँ पर अच्छे खासे नेगेटिव में। विकास, कैसे देखेंगे आप नेचुरल गैस को? नेचुरल गैस मनीषा जी देखिए, अभी तो ये जैसे हर रोज मतलब गैप डाउन करके ये अपने लोअर सपोर्ट्स को तोड़ते ही जा रहा है। टेक्निकल चार्ट में 144 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जिसको ये ब्रीच कर गया था। बट अब लग रहा है कि मेरे को 124 25 का जो जोन है, यहाँ पे करीब एक छोटा सा बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 124 25 का, और इसमें एक बाई की रिकमेंडेशन दूंगा। हायर एंड में टारगेट 139 और 144 के होने चाहिए। जी मैम। ऑलराइट, तो ये गैस की बात है, और जैसे कहा गया लोअर अंडरलाइंग टारगेट्स ये यहाँ पर ब्रेक करता हुआ नजर आया है। कुछ और प्रेशर की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बात अब एग्री की करेंगे। और दिनेश जी, जिस तरह से अभी हम ब्रेक से पहले बात भी कर रहे थे, काफ़ी हद तक जो एडिबल ऑयल्स हैं एमएसपी के नीचे हैं, फिर चाहे वो सोयाबीन है या फिर मस्टर्ड, जो एमएसपी के ऊपर हैं वो सिर्फ यहाँ पर दालें हैं, और ये ऑफकोर्स एक्सचेंजेस पे ट्रेड नहीं होता। लेकिन आपका इनके ऊपर एज ऑफ नाउ क्या व्यू है? जी, बिल्कुल, मैंने हमेशा ही कहा है कि जो एडिबल ऑयल प्लेयर्स है या उनके ओनियन प्लेयर्स है, ये सारे काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इनकी प्राइसेस है बहुत ही निरंतर गिरते जा रही है। और जो भी फिजिकल का व्यापार करता है वो कुछ न कुछ स्टॉक लेकर चलता ही है। इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो काफी सस्ती, उससे इंपोर्ट निरंतर हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लग नहीं रही है, और जिसके के कारण सस्ता तेल हमारे यहाँ आकर हमारे यहाँ जो मिले उसको डैमेज कर रहा है। सरसों की अभी ढेर सारी फसल आई है, 24 से 125 लाख टन की फसल है। सोयाबीन की फसल ऑलरेडी हमारे यहाँ पर स्टॉकेज है। मुझे लगता है कि इस तौर पर गवर्नमेंट में निश्चित तौर पर जल्द से जल्द कोई अगर डिसीजन देते हैं तो इंडस्ट्री के लिए एक बूस्ट मिल सकता है, किसानों के लिए एक बूस्ट मिल सकता है, और ट्रेडर्स के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अभी हाल फिलहाल सोयाबीन बहुत सस्ता बिक रहा है, और साथ ही साथ जो सरसों आएगी वो भी मुझे लगता है गाँव में सस्ती ही बिकेगी। और जो ट्रेडेड कमोडिटीज हैं जैसे कि गुआर एंड स्पाइसेस, स्पेशली उसमें भी जीरा, यहाँ पर क्या करने की राय है? जीरा अगर आज अराइवल्स देखते हैं तो ऑल ओवर इंडिया करीब करीब 38,000 बोरी के अराइवल्स है, ऊंझा में 13,000 बोरी के अराइवल्स है, लेकिन अभी इन भाव में जो है डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी बहुत अगर एक्सपोर्ट की डिमांड निकल कर आती है, फिजिकल लाइन तो बिल्कुल खाली है, मतलब सारे सेंटर अगर हम देखो तो एकदम वैकेंट है। सभी को माल लेना है। 25,000 का जो बेस है मार्च कॉन्ट्रैक्ट ये बिल्कुल बनाए रखेगा। आने वाला समय मुझे लगता है दोबारा 28 साढ़े 28,000 रुपए लेवल मार्च कॉन्ट्रैक्ट निश्चित तौर से देखने मिलेगा।
राइट, तो कुछ खरीदारी की राय फाइनली यहाँ पर जीरे में आती है और 28 तक के लेवल्स वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया विकास जी, दिनेश जी साथ जोड़ने के लिए, उन तमाम कमोडिटीज़ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो आपके लिए पूरा फोकस लेकर आएंगे इक्विटी बाजार पर।